उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। विशाल चलते चलते हाईवे के बस स्टॉप में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। एक गाड़ी भी नहीं थी जिससे घर पहुंचा जाए। फिर विशाल ने सोचा, सुरेश को बिल्कुल अकल नहीं। मुझे पहले से ही पता था वो मेरी गाड़ी लेकर वापस नहीं करेगा सही वक्त में। पता नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ कहाँ घूम रहा है। मुझे अभी उसे फोन करके यहाँ बुलाना चाहिए। यही सोचकर उसने अपनी मोबाइल निकाली और सुरेश को फोन लगाई। सुरेश, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दी और अभी मैं हाईवे पर इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी विशाल, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, इसीलिए देर हो रही है आने में। क्या मेरी गाड़ी पंचर हो गई? मुझे पता था तुम कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। देखो, आज के बाद मैं तुम्हें गाड़ी कभी नहीं दूंगा। बुरा मत मानना विशाल, काफी देर हो गई थी और मैं जा रहा था लता को उसके घर छोड़ने के लिए। इस बीच तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई। अब मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर उसने फोन काट दिया और बस स्टॉप में जाकर बैठ गया। उस जगह में काफी सन्नाटा था। विशाल को थोड़ा डर लग रहा था। फिर उसने देखा एक लड़की उसके तरफ आ रही है। वो देखकर डर गया। विशाल का डर और भी गहरा होने लगा जब वो लड़की उसके करीब आ गई। इस बीच वो लड़की बस स्टॉप तक पहुंच गई। काफी खूबसूरत थी वो लड़की। उसके चेहरे को देखकर विशाल ने सोचा, हाँ, मैं तो इसे देखकर डर गया था, सोचा था ये शैतान है। इस बीच वो लड़की विशाल के पास आकर पूछी, कब आखिरी बस आएगी यहाँ? क्या आप बता सकते हैं? काफी वक्त हो गया आखिरी बस यहाँ से गए हुए। हे भगवान, मेरी बस छूट गई, मुझे घर जाना है, अब मैं क्या करूं? वो ये काफी डर डर के बोली। उसके बातों को सुनकर विशाल ने कहा, डरो नहीं मेरा दोस्त, अभी मेरी कार लेकर 10 मिनट में आ जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे, चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वो कुछ देर बातचीत किए। इस बीच सुरेश ने विशाल को फोन किया। विशाल ने फोन उठाया और बात करते हुए सुरेश के साथ थोड़ी दूर चला गया। हेलो विशाल, कहाँ हो तुम? अभी एग्जैक्ट जगह बताओ मुझे। मैं यही बस स्टॉप के पास खड़ा हूँ। ठीक है, मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फिर विशाल ने बस स्टॉप में लगी एक पोस्टर को देखकर डर गया। इस पोस्टर में उस लड़की की तस्वीर थी जिसने थोड़ी देर पहले उससे बात की थी। पोस्टर में उस लड़की की मृत्यु का दिन भी लिखा हुआ था। पर विशाल को कुछ समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे वो पलटा। जो लड़की उसके पीछे खड़ी थी एक भयानक शैतान में बदल गई और उसके गले को आकर दबोच ली। तुरंत उसने अपने हाथों से इस शैतान को धक्का दिया। शैतान गिर गई और गायब हो गई। यहाँ पर मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। ये सोचकर वो वहां से भागने लगा रास्ते की तरफ। उसे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। सुरेश वहां पहुंचा। सुरेश को देखकर विशाल को थोड़ी हिम्मत आई। विशाल जो काफी डरा हुआ था वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठा। जल्दी चलो, यहाँ से निकलो। फिर वो दोनों गाड़ी से जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद विशाल ने सुरेश से कहा, क्या हुआ था उस बस स्टॉप में? सुरेश ने सब कुछ सुनने के बाद कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने में मशगूल रहा। अरे सुरेश, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? सुरेश ने रूखी आवाज में बोला, तुम अपने दोस्त को बोलो जो गाड़ी के बैक सीट पे मृत पड़ा हुआ है, मुझे नहीं। जोर जोर से हंसते हुए शैतान में बदल गया। फिर वो विशाल पीछे मुड़कर देखा। बैक सीट पे उसके दोस्त सुरेश मर गया था। सर पे चोट लगने की वजह से और बैक सीट पे लेटा हुआ था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। शैतान उसकी एक बात भी नहीं सुनी और तेज गाड़ी चलाने लगी। फिर जाके एक पेड़ से टकरा गई। चंद्रिका की असलियत पता पड़ने पर ग्रामीणों ने उसे वहां से भगा दिया। शेखर ने उन ग्रामीणों को फटकारा और चंद्रिका की तलाश में निकल गया। तलाशते हुए वो एक जंगल में घुस गया। चंद्रिका, तुम कहाँ हो? ये मैं हूँ, शेखर। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, एक बार मेरे सामने आओ। इस तरह वो चंद्रिका को पुकार रहा था, लेकिन उसे जंगल में कोई नहीं मिला। कई घंटे इसी तरह घूमते रहने के बाद उसने चंद्रिका को एक स्थान पर बैठकर रोते देखा। उसे देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई और वो उसके पास जाने लगा। उससे पहले कुछ शैतान चंद्रिका के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। चंद्रिका, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? इतने साल कहाँ रही? वापस क्यों आई हो? चंद्रिका ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया। मूर्ख,
मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था कि मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होते, वे बस हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये सच है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे पति को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या अनाप शनाप बक रही हो? तुम्हारा पति? लगता है तुमने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तुम एक शैतान हो और वो एक इंसान है। दुश्मनी के अलावा हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। फिर दूसरी शैतान जो चंद्रिका की बहन थी, उसने कहा, देखो चंद्रिका, हम शैतान हैं और वो मनुष्य। यदि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है तो ये भगवान की रचना के विरुद्ध है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग गलत कह रहे हैं। प्यार न केवल लोगों के बीच मौजूद है, लेकिन हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। शैतानों के सरदार को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देखकर शेखर फौरन चंद्रिका और शैतानों के पास पहुंच गया। नहीं नहीं, उसे मत मारो। यदि दंड देना है तो मुझे दो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जानने के बाद भी मैं अमावस्या वाली बात भूल गया और उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। सजा मुझे दो। सही कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो सारी परेशानी समाप्त। अगर मेरे पति के साथ कुछ किया तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। ओह, तुम उसके लिए भी तैयार हो? तो दोनों सजा पाओगे। देखिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। कैसे एक मनुष्य एक शैतान के लिए इतना अनुरोध कर रहा है? तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं हैरान हूं। तुमने साबित कर दिया कि सभी मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारा चंद्रिका के प्रति प्रेम शुद्ध है। तुम्हारे प्यार को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों खुश रहो। इस बीच ग्रामीण भी शेखर और चंद्रिका की तलाश में जंगल में आ गए। चंद्रिका, कृपया हमें माफ कर दो। हमने तुमको गांव से भगाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। शेखर, कृपया तुम भी माफ कर दो। ये देखकर उन सभी शैतानों और शैतानों के सरदार को पता चला कि लोग असल में अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति विपरीत होने पर गलतियां कर देते हैं। उसके बाद शेखर और चंद्रिका फिर से उस गांव में वापस आ गए। जल्द ही देखिए भाग